नमस्कार बच्चों, आज फिर हम एक बार आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए 20 MCQs लेकर आए हैं जो धमाकेदार होंगे और बोर्ड एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से हम बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है इसका, पहला प्रश्न जैसा कि आपको साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा, यदि 9x² r इक्वल टू 4 है तब x का मान क्या होगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे हल। 9x² बराबर 4 है, तो ये 9 इधर गुणा तो उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो इधर से 9 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 4/9 आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो राइट में लिखी संख्या पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर रूट हटाया, जैसे यहाँ से प्लस माइनस लिखेंगे, जब भी वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस जरूर लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से 4/9 आ जाएगा। अब हमें जैसा कि ज्ञात है कि यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो फाइनली से यहाँ पर कितना आ जाएगा, x का मान प्लस माइनस 2/3, अर्थात यहाँ पर जो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, संख्याओं 7, 6, 1, 7, 6, 1 और 7 का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं और वहां पर हमें क्या बताना है, बहुलक बताना है। तो जैसा कि हमने बता दिया था कि बहुलक वही आंकड़ा होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर प्रश्न 2 लिखा है हल यहाँ पर क्या दिए, आंकड़े क्या है। तो आंकड़ों में पहली संख्या 7, फिर है 6, फिर 1, फिर 7, फिर 6, फिर 1, फिर 7 और फिर 5। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंकड़े हैं टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंकड़े दिए हैं। हमें इसमें से इन आंकड़ों से बताना है कि बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या है, तो देखते हैं यहाँ पर किसकी बारंबारता सर्वाधिक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 की बारंबारता सर्वाधिक 3 बार है, बाकी यहाँ पर 6 की बारंबारता 2 है, 1 की बारंबारता आपका 2 है, लेकिन सर्वाधिक बारंबारता लिखेंगे 7 की बारंबारता सर्वाधिक है। क्या लिखेंगे, चूंकि 7 की बारंबारता सर्वाधिक है इसलिए आंकड़ों का बहुलक 7 होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर जो 3 है, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 3 को हम बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों का है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आप हल कर ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो परसेंटेज वो अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि समीकरण x² - 4x + 8 बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे हल। हमारे पास एक द्विघाती समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण दिया है x² - 4x, तो x² - 4x + 8r = 0। इसका हमें क्या ज्ञात करना, विविक्त कर ज्ञात करना। डिस्क्रिमिनेशन विविक्त कर हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे उक्त समीकरण की तुलना या दिए हुए समीकरण की तुलना, उक्त समीकरण की तुलना ax² + bx + cr = 0 से करने पर
तो जैसे हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर ए का मान आ जाएगा 1, ए बराबर 1, बी बराबर -4 तथा सी बराबर 8 आ जाएगा। तो हमें पता है विविक्तर जो होता है विविक्तर जो होता है वो डी बराबर होता है -b² - 4ac। क्या होगा? डी बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पर b का मान कितना है? -4 है। कितना है? -4 का होल वर्ग -4, a का मान 1, c का मान आपका 8। तो इस तरीके से क्या जाएगा? -4 का हमने पिछली क्लास में बताया कि यदि कोई संख्या अंदर ब्रैकेट के अंदर निगेटिव उस पर समघात है तो उसका मान सदैव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 4, 8 1 के 8 और 4 32। तो यहाँ पर हम माइनस के 32 में से प्लस का 16 घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस का 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे कि आपका डिस्क्रिमिनेशन या विविक्ता कितना आ गया? -16 आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है जो निर्देशांक ज्यामितीय कोऑर्डिनेट्स है, इसको हम बताते हैं आपको। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? कुछ हमें बताना है चित्र में बिंदु पी के निर्देशांक बताना। यहाँ पर कुछ एक डायग्राम फिट है, बना हुआ है, जिसमें से इस तरीके से यहाँ पर एक्स डैश एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पर वाई डैश एक्सिस है, और यहाँ पर कुछ कट मार्क लगे हैं, यानी पॉइंट बिंदु 1 2 3, और यहाँ पर एक्स एक्सिस में 2 1 2। उसके बाद यहाँ पर जो डॉटेड पॉइंट दे रखा है ये, यहाँ पर वाई अक्ष पर 3 बिंदु और यहाँ पर एक्स अक्ष पर 2 बिंदु। यहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ पर 1 और। तो इस तरीके से चित्र बना हुआ है। अब हमें बताना है बिंदु पी के निर्देशांक। यहाँ पर बिंदु पी स्थित है, तो हम देखते हैं कि यक्ष, पहले हम जब भी लिखते हैं कोऑर्डिनेट में तो पहले हम एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर वाई का। जब भी हम निर्देशांक लिखेंगे तो पहले एक्स अक्ष का, जिसे हम कोड कहते हैं, वो कोऑर्डिनेट या निर्देशांक लिखेंगे। उसके बाद हम पहले भुज फिर कोड। तो भुज हम किसको कहते हैं? एक्स को। और कोड किसे कहते हैं? वाई को। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स का मान यहाँ पर कितना है? 2 है, और वाई का मान कितना है? 3 है। तो इस तरीके से आपका जो आ जाएगा पी के निर्देशांक, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर आ जाएगा वो 2,3, अर्थात यहाँ पर 2,3 ऐसा कौन सा है? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या जाएगा इसका? तो यहाँ पर बिंदु पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? आपका सी ऑप्शन, अर्थात 2,3 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम आपको बताते हैं 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है? कह रहा है कि हाँ, समीकरण x - 3 अंडर ब्रैकेट, फिर उसके बाद अंडर ब्रैकेट में x + 2, यानी ये इस तरह से दिया है x - 3 अंडर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद उसके बाद x + 2 अंडर ब्रैकेट क्लोज r = 0, यानी x - 3 × x + 2r = 0 में हमें x के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x के तो मान 2 हो सकते हैं, हम लिखेंगे जा। यहाँ पर इनके प्रत्येक गुणनखंड से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x - 3r = 0, तो x बराबर 1 3 आ जाएगा। और फिर से हम जब करेंगे, क्योंकि 2 गुणनखंड हैं, यहाँ पर हमें गुणनखंड भी नहीं करना, इसलिए आसान बैठेगा। x बराबर कितना जाएगा? -2। अब ऑप्शन में कौन से रखा है? ऑप्शन में क्या क्या रखा है? वैसे ऑप्शन में यहाँ पर x का मान होगा समीकरण x - 3 × x + 2r = 0 में x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हालांकि दोनों मान दे रखे हैं, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो सकता है? ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x के 2 मान है, -2, 3। तो यहाँ पर दोनों मान सही हो जाएंगे, ए और डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो x के मान 2 मान ही संभव होंगे, क्योंकि 2 गुणनखंड है। तो अगला प्रश्न नंबर इस तरीके से यहाँ पर ठीक से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर होगा वो 2 हो जाएंगे, 2 ऑप्शन, एक और कौन सा? हाँ, तो पहला x बराबर 3 है, यहाँ पर ए भी हो जाए, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका डी ऑप्शन, क्योंकि वहां पर -2 दे रखा है। इस तरीके से यहाँ पर वो 5वें प्रश्न में 2 आंसर होंगे। तो इस तरीके से अब हम छठा प्रश्न बताते हैं आपको।
छठे प्रश्न में क्या दे रखा है, यदि संख्याएं दी है और उनका समांतर माध्य दिया है तो आंकड़े क्या है, आंकड़े क्या है, पहला है आंकड़ा 27, क्या है 27, 25, 23, x + 2, उसके बाद x - 2, उसके बाद आपका 17, 15 और 13, ये आंकड़े दे रखे हैं। जबकि समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य भी दिया है। तो आंकड़ा दिया है और क्या दिया है, इसका समांतर माध्य दिया, समांतर माध्य दे रखा। समांतर माध्य यहाँ पे कितना है, 2 है 20। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना, हमें करना x का मान। तो हमें पता है पदों का योग बड़े पदों की संख्या। तो पहले लिखेंगे आंकड़ों का योग निकालेंगे, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग क्या निकालेंगे, सर्वप्रथम आंकड़ों का योग। तो सभी आंकड़े यानी इनको हम जोड़ेंगे। यहां पर जोड़ते पहले 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 3 32। यहां पर फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि यहां पर हम 2 से 2 को रिप्लेस कर देंगे तो आसानी से जुड़ जाएंगे। तो यहां पर 7 5 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 7 27 3 30। तो इस तरीके से आपका जो आ जाएगा, आपका 0 और कैरी आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर 3 2 5 2 7 2 9 9 1 10 1 11 1 12, 120 और प्लस का कितनी बार x है, 2 बार x। तो हमने आंकड़ों का योग निकाल लिया। अब आंकड़ों की संख्या, क्योंकि जो हमारा समांतर माध्य का सूत्र होता है वो समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता था। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गए। तो इस तरीके से हम लगाएंगे सूत्र समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर जो हो जाएगा आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहां पर समांतर माध्य कितना है, 20 है। आंकड़ों के योग कितना है, 120 + 2x दे रखा है और संख्या कितना है आपका 8। तो 8 दूनी, इधर ये 8 भाग है तो पक्षांतर करेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, 160 हो जाएगा। और यहाँ पर 120 प्लस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर 120 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, इनको हम घटा देंगे। यहाँ पर राइट में 2x है, यहाँ पे 160 में से 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इस तरीके से अब हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के 2 2 दूनी 4। फाइनली हमारे पास x का जो मान आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। तो छठे प्रश्न का जो आंसर है वो आपका बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। छठे का आंसर बी आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं 7वां प्रश्न। क्या बताते हैं, 7वां प्रश्न। साइड 3 में सारे सवाल आपके लगे हैं, उनको देखकर आप पुनः अपने आप भी इनको लगाने का प्रयास करें। हाँ, अब प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 देख लें। किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा, निम्नलिखित रूप का होगा। यानी किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित का होगा। तो हम कहें कि इन 4 ऑप्शनों में हमें बताना है कि q का हम कोई मान क्यों ना ही रखें, क्यों ही ना रखें q का मान हम कोई भी रखें और प्रत्येक q के मान के लिए हमें क्या प्राप्त हो, प्रत्येक पूर्णांक विषम पूर्णांक प्राप्त हो। जैसे हम ऑप्शन यहाँ पर डी देखते हैं, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2q + 1। अब हम यहाँ पर q का मान कोई भी पूर्णांक लें, q का हम कोई पूर्णांक लें, 1 2 3 4 एंड सो ऑन कोई भी ले। तो यहाँ पर देखते हैं डी जो यहाँ पर मान प्राप्त होगा, यहाँ पर जो विषम पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। यानी जो है q के किसी मान के लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्योंकि हर मान के लिए विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो अगर हम q = 1 रखते हैं, q =
यानी अगर हम कहें कि वेरी करा दें इसको तो क्यू बराबर 1 रखेंगे। यहाँ पर ये सवाल वेरी से ही यानी संतुष्ट कराने पर ही लगते, तो हम खुद देख कर पहचान लेंगे कि यहाँ पर कौन सा पूर्णांक विषम होगा, कौन सा सम होगा। तो एक रखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये बराबर सॉरी क्यू बराबर 1 रखेंगे तो ये जो आ जाएगा आपका 2q+1, जब q बराबर 1 पर निकालेंगे तो 2 × 1+1 बराबर 2 1 के 2 1 3। अगर हम q बराबर 2 ले लें तो फिर कितना आ जाएगा 2q+1, तो 2 का मान रखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि q का हम कोई मान, इस तरीके से हम q बराबर 3 भी एक बार चेक कर लें, q बराबर 3 रखें, q बराबर 3 पर तो रखते हैं यहाँ पर 2q+1, तो यहाँ पर चेक कर लेंगे q के स्थान पर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7, क्योंकि इनका गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और प्लस का 1 तो यहाँ पर 7। तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि प्रत्येक मान के लिए जो ये आपका मान है डी वाला ऑप्शन, तो डी ऑप्शन है वो क्या दे रहा है, विषम पूर्णांक दे रहा है। यहाँ पर क्या जाएगा, इसका प्रश्न नंबर 7 का आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक मान के लिए, क्योंकि प्रत्येक मान के लिए 2q+1 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। तो अब हम लगाएंगे आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त हो। जब इस तरीके से सवाल आते हैं और वहां पर बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है मासा, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है मासा, तो हम जब शेषफल वाले सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक संख्या में शेषफल को घटाते हैं और फिर उस घटाए हुए मान पर हम क्या निकालते हैं, उनका मासा निकालते हैं। तो जैसा कि हम लिखेंगे सीधा बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर पहली संख्या माइनस पहला शेषफल, कामा दूसरी संख्या माइनस दूसरा शेषफल का मासा। तो हम यहां पर देखते हैं 65 प्राप्त हो जाएगा, घटाएंगे और यहां पर कितना आ जाएगा आपका, तो घटा लें 117 आ जाएगा, 117 आ जाएगा। तो इनका हम क्या निकालेंगे, का मासा निकालेंगे, मासा। तो यहाँ पर देखते हैं कितने से कटेगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं इनका मासा कितना आ जाएगा, साइड में निकाल लेते हैं फैक्टर करके। तो 65 है, 117 है, तो यहाँ पर हम गुणनखंड करके निकालेंगे तो देखते हैं 13 से कट जाएगा, क्योंकि 13 पचे पड़ रहा है 3 9 117। अगर हम इनको काटना चाहें तो 13 पचे 65 और 13 9 117 और कोई संख्या नहीं, क्योंकि हमें चाहिए मासा। तो मासा में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखते हैं 5 और 9 को कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनको, एक के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को काट दे, अतः यहाँ पर फाइनली हमारा गुणनखंड रुक जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आपकी 13 होगी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ए ऑप्शन। क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। तो इस तरीके के सवाल जब भी आएंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने इतने से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल ये बचे, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या का है वो संख्या को विभाजित करने पर कुछ शेषफल दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक आंकड़े में से शेषफल को घटाकर उसका मासा निकालेंगे, वही आ जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 को देखते भाई। प्रश्न नंबर 9 में कह रहे हैं ये दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा ए और बी को ए बराबर इतना और बी बराबर इतने के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां एक्स और वाई सहभाज्य संख्या है, तब इनका ए और बी का मासा। तो यहां पर हमें ए और बी का मासा याद करना। जहां पर ए क्या है, दिया है क्या, ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारा है, ए बराबर x³ y² और b बराबर क्या दिया है, हाँ xy³। ये हमारे पास दे रखा और कहा जा रहा है x और y सहभाज्य संख्या है तो इनका मासा। तो a, b का मासा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे भैया, हाँ हमें क्या ज्ञात करना है, इनका मासा। तो मासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, हमने वैसे जब पढ़ाया आप लोगों को तो क्या है, यहाँ पर हमने बता दिया था क्लास में कि मासा निकालते समय हम क्या करते हैं,
पहली बात तो देखते हैं कौन कौन से उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखते दोनों आंकड़ों में यक्स शामिल है, एक गुणनखंड यक्स का और वाई दोनों शामिल है। तो जब मासा निकालेंगे ए कामा बी का मासा, तो मासा में हम देखते हैं गुणनखंडों की सबसे छोटी पावर। जैसे यहाँ पर देखते हैं यक्स और वाई दो ही गुणनखंड उभयनिष्ठ है, तो इनमें एक्स और वाई में सबसे छोटी पावर, मासा में सबसे छोटी पावर लेते हैं और लासा में सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स है, तो हम छोटी पावर लेंगे मासा में। इसी तरह वाई की देखते तो यहाँ वाई स्क्वायर वाई क्यूब है, तो मासा में हम छोटी पावर लेते थे, यहाँ पर वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा आपका मासा ए व बी का। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में एक्स वाई स्क्वायर अर्थात ऑप्शन नंबर बी एट द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का कौन सा करेक्ट आंसर सही आंसर होगा, तो बी एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो हमने आपको 9 प्रश्न टोटल करवा दिए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की। अब प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में यहां पर क्या है, वाई अक्ष पर एक बिंदु, वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। तो पहली बात तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा, तो वाई अक्ष कह रहा है, वाई अक्ष पर माना वाई अक्ष पर स्थित बिंदु। यहां पर एक चीज कॉन्सेप्ट जरूर याद रखें कि जब वाई अक्ष का है तो x बराबर 0 होगा, और जब x अक्ष का है तो y बराबर 0 होगा। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा, स्थित माना y अक्ष पर स्थित बिंदु 0, y 0, y है। और यह बिंदु a व b से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो हम कह सकते हैं यह बिंदु क्या है, हम मान ले p, माना y अक्ष पर स्थित बिंदु p 0, y है। 0, क्या है, y है। अब ये जो p है वह a और b से समान दूरी पर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार का मतलब ये है कि p जो है जितनी दूरी p से a की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी p से b की है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे pa बराबर pb, pa बराबर pb। तो इस तरीके से हम यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट क्या है, a का कोऑर्डिनेट यानी a बराबर यहाँ पर a का जो कोऑर्डिनेट है वो 6,5 है, और b का कोऑर्डिनेट कितना है, वो है आपका -4,3 है। कितना है, -4,3 है। तो हम निकालेंगे पहले pa, बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो हमें पता है पहले से सूत्र कि जो बीच की दूरी का सूत्र होता है वो होता है x1 माइनस x2 और होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी तरह हम इसमें भी देंगे सूत्र, वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सूत्र हमने लगा दिया। अब यहाँ पर pa से पहले स्टार्ट करेंगे, तो pa क्या हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 अर्थात 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पर हम pb के लिए करते हैं, तो फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 0 अर्थात 0 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि सूत्र का माइनस और खुद का कोऑर्डिनेट का माइनस होल स्क्वायर, और प्लस फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में अंडर रूट लगा, क्या अंडर रूट, तो दोनों पक्षों में होल वर्ग करेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो अंडर रूट दोनों पक्षों से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -6 का स्क्वायर अर्थात 36 हो जाएगा, और यहाँ पर y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखते हैं 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर पहले इसको क्या करें, इनको एक तरफ ले लें, और संख्या को एक तरफ ले। यहाँ पर 36, यहाँ पर 16 इधर आएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर इधर क्या है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर है, और ये इधर जाएगा तो निगेटिव, क्या आ जाएगा, तो ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 बच जाएगा। इनको हम सूत्र द्वारा खोलते हैं, सूत्र द्वारा खोलेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस
टू ए इंटू बी जब हम करेंगे माइनस टू ए बी जो क्या है 6y आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 6y आ जाएगा। इसी तरह इसको हम खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25 और माइनस का 2ab करेंगे तो माइनस का जब 2ab करें 2ab करेंगे तो 2 पंजे 10 माइनस का 10y आ जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन कर लें सर, वाई स्क्वायर प्लस का 9 वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो केवल आपका जो यहाँ पर ये 10 है इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये आपका माइनस का 25 हो जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 10y में से अगर हम 6y घटा देंगे तो 4y बचेगा इसका प्लस का। और यहाँ पर देखते हैं 20 अगर हम माइनस 25 में से 9 प्लस का चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 16 बचेगा, 16 9 25 और यहाँ पर प्लस का कितना बचेगा, हाँ 10y में से 6y घट जाएगा कितना, इसको हम इधर नेगेटिव इधर आएगा प्लस, तो प्लस आएगा 20 और 16 36 आ जाएगा। यहाँ पर 4y अगर हम 4 से भाग देंगे 36 4 9 या 36 तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा 9। तो हम कह सकते हैं कि अतः जो बिंदु होंगी अतः जो निर्देशांक होंगे अतः p के निर्देशांक अतः p के निर्देशांक क्या आ जाएगा तो 0,9 देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए पर ये कोऑर्डिनेट दिया है। तो हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर टोटल 10 करा चुके हैं, अब शेष बचे 10 प्रश्न, उनको भी हम तेज गति से लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या है प्रश्न नंबर 11 कह रहा है ये द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक हल -1 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात द्विघाती समीकरण है उसके दो मूल होंगे, अर्थात यहाँ पर दिया है x बराबर -1 दिया है तो x बराबर -1 पर इसको हम संतुष्ट कराएंगे क्योंकि इस द्विघाती समीकरण का एक मूल x बराबर -1 है तो हमें p का मान तो हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण में, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का p बराबर 0। जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो बना रहेगा क्योंकि समघात है अंदर निगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा और माइनस का पी आर इक्वल टू 0। हम यहाँ पर -2 में से अगर हम -2 में से एक घटा दें कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, और अगर हम p को उधर ले लेते हैं तो p हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और 1 हमारा निगेटिव में मिल जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि p का मान कितना आ जाता है, तो p का फाइनली मान जो मिल रहा है वो यहाँ पर तो वही नहीं कर रहा है। फिलहाल हम देखते हैं यदि द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पर माइनस पी बराबर 0 का एक हल x बराबर -1 है, तो अगर हम x बराबर -1 रखेंगे तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो मान आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर गलती तो कुछ नहीं, यहाँ पर शायद दिक्कत है क्या, दिक्कत तो कुछ नहीं है, वैसे तो यहाँ पर सही होना चाहिए पी का मान। पी का मान ऑप्शन तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिससे कि एक संतुष्ट का, क्योंकि ऑप्शन 1 है 0 है 2 है, और तो यहाँ पर बी ऑप्शन पर चले जाएंगे क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम हल कर रहे हैं -1 पर चेक कर लें एक बार फिर से, अगर दिक्कत है तो x का मान जो -1 हम रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का पी आर इक्वल टू 0, तो -1 का स्क्वायर बने रहेगा और यहाँ पर प्लस माइनस
माइनस आ जाएगा, 2 1 के 2, माइनस का पी आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस का 1 बचता है और माइनस का पी बचता है। जैसे हम पी को पक्षांतर इधर निगेटिव उधर प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर जो बचेगा वो इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन कोई वेरी नहीं कर रहा। तो यहाँ पर बी को हम बना लेंगे, बी पर जो ऑप्शन प्लस का है वहां पर माइनस का 1 बना लेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा यदि हमको सुधारे तो अब हम प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 12 पर चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12 कह रहा 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर। तो हमें विषम संख्याओं के बारे में जानकारी 2 से 12 तक की, हमें किसके बीच ज्ञात करना? 2 से 12 तक की विषम संख्याओं। तो हमें पता 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो यही है जो 2 और 12 के बीच विषम संख्या है, 3, 5, 7, 9, 11। तो हमें पता है समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना है? 3, 5, 8, 7, 15 और 15 और 20 35 और बटे यहाँ पर 1 2 3 4 5 आंकड़ों की संख्या 5। तो हम यहाँ पर सूत्र क्या लगाए? समांतर माध्य बराबर आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 5 सते 35। तो इस तरीके से हमारा जो समांतर माध्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 12 में ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर हम देखते हैं 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? यदि tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर √3, तो हमें क्या ज्ञात करना है? tan a प्लस b का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हम पहले tan a और tan b से a और b के मान निकाल लें। हमें पता है यहाँ पर tan a बराबर 1/√3 है और tan b बराबर √3 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम tan a से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। tan a बराबर 1/√3 का हमें पता है tan में कितनी की वैल्यू? 60 की वैल्यू होती है। 30 की वैल्यू होती है। 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 30 अंश। कितना? 30 अंश। यहां से tan अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा a का मान 30 डिग्री। अब वहां से हम b का मान निकालते हैं tan b से। tan b बराबर √3। हमें पता है √3 जो मान होता है tan में 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर √3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan 60। tan से tan कैंसिल, अब यहाँ पर b आ जाएगा 60 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है? यही tan a प्लस b। tan a प्लस b का मतलब क्या है? हम निकालेंगे 30 प्लस 60 अर्थात tan 90। और tan 90 का मान जो होता है वो होता है हमारे पास इन्फिनिटी। tan इनफाइनाइट का मान क्या होता है? tan 90 का मान इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 13 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। क्या आ जाएगा? डी। अब हम प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? दो बिंदु दिए हैं और उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। कह रहा है प्रश्न नंबर 14 में 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? हमें दूरी ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी। तो हमें पता है बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी का सूत्र, बीच की दूरी बराबर होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर जो x1 ये है, ये y1, ये x2 है, y2। क्योंकि ये भुज को हम x मानते हैं, x1 और कोटि को y1, भुज को x2 और कोटि को y2। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस यानी x1 माइनस x2। तो यहाँ पर पहले से माइनस था और वहां पर x2 माइनस है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो होल स्क्वायर।
प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देते हैं 12×5 17 का स्क्वायर और प्लस का 0, तो 0 को जोड़ेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने घटाने कोई फर्क। 17 का वर्गमूल आ जाएगा और 17 का स्क्वायर है पिछले क्या आ जाए अंडर रूट कैंसिल, सीधा आ जाएगा 17 इकाई, 17 इकाई। तो यहाँ पर कितना, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा डी इसका। तो यहाँ पर 14, प्रश्न नंबर 14 का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कौन सा नंबर, डी ऑप्शन। अब प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर जो 15 है आपका, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर, यदि क्या है, सेक थीटा क्या दे रखा है आपका, सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान। तो हमें टेबल में ज्ञात है कि जो सेक 60 होता है, जो सेक 60 होता है तो सेक 60 में इसका मान 2 होता है। तो हम यहाँ पर टेबल बता रखे हैं हालांकि आप लोगों को क्लास में, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा का मान जो आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन आ जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपके टोटल 15 प्रश्न पहुंच चुके हैं काफी रफ्तार के साथ। तो हम 16 नंबर देखते हैं। 16 प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो यहां पर हमें हल करना है, ये बताना है कि इनमें से किसके बराबर। यहां पर इसका मान जो बताना है, ए ऑप्शन साइन 60 है, बी ऑप्शन कॉस 60 है tan, और उसके बाद सी ऑप्शन है tan 60, और उसके बाद है आपका डी ऑप्शन साइन 30 डिग्री। तो इससे हमें हल करके बताना है कि किसके बराबर होता है। तो वैसे तो हमारे पास एक साधारण सूत्र भी है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्योंकि जो tan a प्लस बी का सूत्र लगाया होगा, यहाँ पर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, tan a प्लस tan b के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, tan 30 प्लस 30। तो उस हिसाब से tan 60 का बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको हल करें तो कैसे हल करेंगे, तो 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1/√3 का होल वर्ग। यहाँ पर 2/√3 है, और यहाँ पर 1 प्लस 1/3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3 1 के 3 1 4 4/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और फिर 4/3। 3 सबसे ऊपर चला जाएगा और बीच वाली संख्याएं जो होती है वो नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ पर 2 × 3/√3 × 4, तो यहाँ पर 2 1 के 2 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो हम 3, जिसे कोई पूर्णांक संख्या तो उसको डबल बार रूट में लिख सकते हैं, तो हम 3 को डबल बार रूट में लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 और बट्टा नीचे का √3 इंटू 2 है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √3/2। जो tan में कितने अंश का मान होता है, √3/2। हम यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, tan 60, क्योंकि हमें सॉरी sin 60, कितना sin 60 का मान होता है, कितना होता है, sin 60 का मान होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इस तरीके से 16वें नंबर प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन। क्योंकि हमें पता है कि जो √3/2 है वो टेबल में कितने अंश की वैल्यू, 60 डिग्री, तो sin 60 का मान आ जाएगा। अब है हमारे पास 17वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 क्या है, यहां पर क्या है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, थीटा का मान 2 cos, यदि 2 cos 3 थीटा r इक्वल टू 1 है तब थीटा का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, यहां पर लिखेंगे हल, 2 cos 3 थीटा r इक्वल टू 1, तो 2 इधर मल्टीप्लाई है लेफ्ट में, तो राइट में जाएगी तो भाग में चला जाएगा। 2 cos 3 थीटा r इक्वल टू 1/2। इस तरीके के सवाल जब भी हल करते हैं तो लेफ्ट और राइट में सेम फंक्शन बनाना। जैसे इधर हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में cos है, इधर भी हमें cos बनाना होगा। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि 1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू, तो हमें पता है cos में 60 डिग्री की वैल्यू, कितने की, 60 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ से cos फंक्शन से फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6। तो हमें फाइनली थीटा की वैल्यू मिल चुकी है
थीटा बराबर 20 डिग्री, अर्थात यहाँ पर जो आ जाएगा ऑप्शन आ जाएगा 17 का डी ऑप्शन। कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन। अब हम देखते हैं 18वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 18वां। तो प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी, एक घड़ी की मिनट की सुई स्मॉल 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई घड़ी, यहाँ पर पहले प्रश्न नंबर 18 ये मान लेते, सॉरी थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत है, तो पहले मान लेते ये घड़ी, ये क्या है? ये घड़ी, और घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर लंबी। मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर लंबी। तो हमने पिछले जो आप लोगों को क्लास में बताया था कि जब घड़ी की सुई की बात करेंगे तो मिनट की सुई की बात करेगा तो मिनट की सुई की लंबाई को त्रिज्या मान के करेंगे, और अगर सेकंड की सुई की बात करेगा तो सेकंड की सुई को क्या मान के चलेंगे? उसकी त्रिज्या मान रहे। क्योंकि जो घड़ी घूमती है वो कैसे? वृत्तीय पथ पर घूमती है, अर्थात एक सर्किल या वृत्त बनाती है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? तो वैसे तो जो घड़ी की सुई की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर, यही त्रिज्या का काम करे घड़ी के लिए। और यहाँ पर 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो वैसे तो हमें पता है घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई के लिए हमें यह चीज याद ही रखना पड़ेगा। मिनट की सुई के लिए, मिनट की सुई के लिए हमें पता है इसका आवर्तकाल 1 घंटे में होता है। 1 घंटा बराबर 360 डिग्री, यानी 1 घंटे में कितना एंगल घूमेगी ये पूरा? 1 घंटे पूरा राउंड मार देगी, उसमें कितना एंगल? 60 डिग्री। तो हम कैसे 1 घंटे की वैल्यू जो होती है वो 60 मिनट भी होती है, तो यहां पर हम कह सकते हैं। तो यहां से हम काट देंगे, 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे, 6 के 6 6 छंग 36, अर्थात 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री घूमती। तो प्रश्न में कहा गया है कि 5 मिनट में, 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मिनट R इक्वल टू 5 छका 30। तो 5 मिनट में मान लो ये कितना एंगल बनाएगी? ये बनाएगी 30 डिग्री। कितना बनाएगी? 30 डिग्री। तो यहां पर जो क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, वो सूत्र क्या होगा? इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। 360 तो आंसर किसमें है? पाई में ही, इसलिए हमें ज्यादा कुछ हल करना नहीं पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर हमने यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि जो सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई वो स्मॉल आर है, वही त्रिज्या का काम करेगा। और एंगल कितना है? 30 डिग्री और बटा 360। यहाँ शून्य शून्य रिप्लेस करेंगे और 12 त्याई 36। तो इस तरीके से पाई आर स्क्वायर बटा 12। अब देखते कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन पाई आर स्क्वायर बटे 12 डिग्री यहाँ पर, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। कौन सा? प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है। एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई कितनी है? तो हम मान लेते हैं पाइप इस तरह से, कुछ इस तरह का पाइप है। इसका आंतरिक व्यास 3 सेंटीमीटर है और पूरा बाह्य व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है इसका हमें ज्ञात करना है पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, अर्थात यहां पर कितनी धातु लगी वही हमें ज्ञात करना होगा। तो इस तरीके से खोखले बेलन की आकृति का बन रहा है, इसलिए यहां पर जो आयतन का सूत्र लगेगा, धातु का जो आयतन का सूत्र लगेगा, आयतन
आयतन का सूत्र लगेगा, वो लगेगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू लंबाई यानी h। लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अगर हाँ यहाँ पर व्यास दे रखे हैं तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम कहें इसको r1 मान लें, सॉरी बड़ी वाली को r1 मान लेते, r1 बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और r2 क्या हो जाएगी, आपका 3 व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा आधा 3/2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे पहले पाई, हाँ, या फिर हम इसको काट लेंगे तो क्योंकि ऑप्शन में उसी तरह के आंसर आ रहा, तो यहाँ पर हम 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। क्या है R2, क्या लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इंटू h का मतलब 20। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन आपका जो बन जाएगा ये ऑप्शन बन जाएगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन के रूप का है आंसर। तो अब प्रश्न लास्ट है आज का, प्रश्न लास्ट 20 क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान प्रश्न है। तो 1 से कहां तक की, 10 तक की सभी धनात्मक सम संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात करना। तो हमें पता है सम संख्या 2 होगी, 4, 6, 8 और 10 तक बोल रहा है इसे लेकर, क्योंकि यहाँ पर अगर कह देता 1 और 10 के बीच तो हमें इनको छोड़ना पड़ता, लेकिन कहा गया 1 और 10 तक, 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं को। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 2 से, क्योंकि विषम जो सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10 तक, इससे ज्यादा नहीं जाना। तो हमें यहाँ पर क्या समांतर माध्य निकालना। तो हमने पिछले इसके पहले ही एक सवाल मिला था, तो वहां पर हमने बताया समांतर माध्य का सूत्र। समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर हम आंकड़ों का योग करें तो 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20 और 20, 10, 30 और बटा 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़े तो 5 छक्का 30। तो फाइनली यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 6, अर्थात यहाँ पर जो 20 का आंसर होगा वो करेक्ट आंसर सी होगा। तो इस तरीके से 20 के 20 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। तो यहीं पर हम क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।